नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मुख्यधारा की राजनीति में आए आदिवासी संगठन जैस ने एक बार फिर से अपने वजूद को टटोलने और बार्गेनिंग कैपेसिटी को परखने का काम शुरू किया है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जैसे मैंने जिक्र किया कि राजनीति में प्रतिनियुक्ति पर आए इस संगठन की आज 2 रैलियां हुई, धार के कुक्षी और मनावर में। ऐसा नहीं कि दोनों आम राय होकर की गई थी, ये 2 लोगों की महत्वाकांक्षाओं की हिलोरें थीं जो अलग अलग लक्ष्य साधने के लिहाज से हुई। एक के अगुआ थे हीरालाल अलावा और एक को थामे हुए थे अरविंद मुजाल्दा। पिछले विधानसभा चुनाव में जैस ने ठीक ठाक परफॉर्म किया था और कांग्रेस को फायदा हुआ था। उसे देखकर संगठन के अंदर ही कई धड़े बन गए और खुद को आदिवासी का रहनुमा प्रचारित करने वाला दल, हां अब इसे दल कह सकते हैं क्योंकि इनकी ज्यादा बेचैनी सत्ता में समाहित हो जाने की है। खैर, तो मैं यही कह रहा था कि बड़ा सवाल यही कि पूरे सूबे का आदिवासी इन्हें अपना रहनुमा मानता है क्या इलाकों इलाकों में बटे इस दल के नेताओं का कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक तरह से धमकाने का असर होगा? क्या खंडित जयस को अब इस तरह से परिभाषित किया जाए कि भाजपाई जयस और कांग्रेसी जयस? इससे भी बड़ा सवाल यह कि आदिवासियों के नाम पर नींद में भी चौंक जाने वाली कांग्रेस और भाजपा को क्यों अपने आदिवासी नेताओं पर भरोसा कम और ऐसे संगठनों पर ज्यादा है? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखिए, ये देश के सबसे बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर करने आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह की समाधि में आए। कांग्रेस की भी ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, कमलनाथ और बाकी बड़े नेताओं की। वजह है एमपी की तकरीबन 80 विधानसभा सीटें और करीब 20 लोकसभा सीटें। यूं तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 47 सीटें ही आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, लेकिन 80 सीटों में उनकी भूमिका निर्णायक रहती है। जाहिर है कि ऐसे में इतने बड़े वोट बैंक को साधने के लिए दोनों दलों का जुटना लाजमी है। यही वजह है कि जैसे संगठन अलग अलग इलाकों में चुनाव के वक्त पनपते हैं और अपना अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। जयस मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर रखी गई है और मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के साथ साथ नए युवाओं की भागीदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण पंचायत है और जयस लोगों के दिलों में है। और डॉक्टर हीरा अलावा जयस संगठन का एक हिस्सा है जिन्होंने युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को जोड़ा है, उनके दिलों में जगह बनाई है। और एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पास आदिवासी नेताओं की भरमार है। क्यों वे नेता अपने समाज में वो रुतबा, वो रसूख नहीं बना पाते कि उनकी एक आवाज में समाज की बहुसंख्यक आबादी वोट करने निकल पड़े? फिलहाल तो दोनों दल हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लिए बारीक नजर जयस की गतिविधियों पर रखे हुए, खास तौर पर भाजपा, क्योंकि आदिवासी अभी भी उसके लिए मजबूत कड़ी तो नहीं बन पाए। अल्टीमेटली जयस ये आदिवासी समाज की हितैषी संस्था है और आखिरी में जब ये देखेगी कि इसकी भलाई, आदिवासी समाज की भलाई केवल कांग्रेस के माध्यम से हो सकती है, तो इसलिए पूरा का पूरा जयस कांग्रेस से जुड़ जाएगा। देखिए, देश में लोकतंत्र है और कोई भी संस्था जो राजनीतिक रूप से जनता के बीच जाना चाहता है, उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो जयस हो या और कोई संगठन, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजाति बंधु के विकास के अप्रतिम कार्य कर रही है। चाहे शिक्षा के विषय हो, स्वास्थ्य के विषय हो, सिकल सेल एनीमिया हो, रोजगार के विषय हो, तमाम सारे ऐसे विषयों पर सरकार ने काम किया है। तो इसलिए हम हमारा काम कर रहे हैं, जयस अपना काम कर रहे हैं। वैसे दिलचस्प सवाल यह है कि एमपी में आंदोलनों से उपजे नेताओं की राजनीतिक पारी लंबी नहीं होती। सुनीलम से लेकर मुरलीधर पाटीदार तक और अब संभवतः हीरालाल अलावा भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जयस का भाजपा कांग्रेस के लिए किया जा रहा ये ध्यानाकर्षण कितना प्रभावी, कितना कारगर होता है। 2023 के चुनावों में ये तय हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है गोविंद मालू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी का। दूसरे मेहमान है हमारे साथ मिथुन अहिरवार, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मिथुन जी का। तीसरे मेहमान है सुरेश शर्मा जी, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा साहब का भी स्वागत। आज शुरुआत करेंगे मिथुन जी के साथ। तो मिथुन जी, मैं सबसे पहले ही सवाल सीधा पूछ लेता हूं जो हमने अपने एंकर में पढ़ा भी, कि जे कांग्रेसी जयस जो है वो हीरालाल अलावा वाला है या अरविंद मुजाल्दा वाला है? देखिए, हम तो जयस को आदिवासियों की जय बोलने वाले संगठन के रूप में जानते हैं और यही कारण है कि जब जयस ने चुनाव लड़ने की ठानी तो हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि जयस से लड़ने वाले लोग यदि उनके पास पूर्ण समर्थन नहीं है तो कांग्रेस से टिकट देकर के भी हीरालाल अलावा जी को विधायक बनाया। जाहिर सी बात है, जनता का समर्थन उनको मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर जयस को आतंकी संगठन बताती है, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी जब वो अनुसूचित जनजाति के सम्मेलन में गए थे उनके मोर्चे के, तब ये कहा था कि ये षड्यंत्रकारी हैं, इनकी विदेशी फंडिंग होती है। तो जाहिर सी बात है आदिवासी समाज को जनता के समर्थन वाला तो मानता नहीं है। आपको भी आंख दिखा रहे हैं, कह दिया कि 80 सीटों पर लड़ जाएंगे हम चुनाव, वजूद हो या ना हो, जनाधार हो या ना हो। प्रवीण जी, पिछले चुनाव में भी 80 सीटों पर लड़ने का दावा किया था और हम तो स्वागत करते हैं कोई भी संगठन यदि चुनाव लड़ना चाहता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा अधिकारों को दबाती आई है आदिवासी समाज के, उनको तड़ी के तरीके से परेशान करती है। कांग्रेस ने तो इन समाजों को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया है। पहला सवाल बोलिए, जल्दी बात पूरी। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस आगे भी ये उनसे कोशिश करेगी कि आदिवासी समाज का जो वोट है विभाजित ना हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने की जो आगे भी कोशिश करेगी, आप इसके बिटवीन द लाइन पढ़िए। गोविंद मालू जी को इन करते हैं। गोविंद जी, ये अगर ये जयस खंड खंड हुआ तो कितनी ही भूमिका आपकी रही है इसको लेके? क्योंकि ये एक इंप्रेशन तो है कि भाई ट्राइबल थोड़ा सा आपके लिए सिरदर्द तो है, मतलब वोट के लिहाज से सिरदर्द नहीं होंगे, लेकिन वोट के लिहाज से कि कैसे इन्हें मैनेज किया जाए ये तो है चिंता। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग का कोई भावनात्मक शोषण नहीं करती। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक किया, उसके बाद कई सारे संगठन आदिवासियों के हित में खड़े हुए, लेकिन वो सौदेबाजी, राजनीतिक सौदेबाजी में उलझ कर रह गए। इसी के कारण कई सारे संगठन, जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, वो लोग उभरे। लेकिन आदिवासियों को असली हकीकत मालूम है कि वो राजनीतिक भागीदारी किस रूप में चाहते हैं और कैसी पावर शेयरिंग चाहते हैं। उनको सच में आदिवासियों के हितों के रक्षा के लिए संघर्ष करने के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये जो क्लैशेस हैं वो इसी बात को लेकर हैं कि कौन ज्यादा राजनीतिक भागीदारी लेता है। आदिवासियों का हित अहित वो सरकार, हमारी सरकार देख रही है। हमारी सरकार कभी वोट बैंक के रूप में आदिवासियों को नहीं देखा। ना हमने उनका कोई हीरालाल अलावा वाला गुट आपके साथ है, हमने उनकी भावनाओं का ध्यान रखा। आपके साथ कौन सा वाला गुट है? देखिए, यदि किसी राजनीतिक दल के साथ वो सन्नद्ध होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी थी। अगला सवाल बहुत अच्छा पूछूंगा आपसे, एक बार अब ज्यादा वक्त दे दिया इसलिए सुरेश शर्मा जी को इन करूंगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा साहब, ये पूरा जो मसला है इसे आप कैसे देखते हैं, नंबर एक? और दूसरा, क्या ये जो हमने कहा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही, दो टुकड़े तो अभी क्लियर आज के आज में हमने देखे और भी हो रहे, और दूसरा कि क्या इस पूरे मसले को लेकर इसे खंडित करने में बीजेपी का भी कोई रोल होगा, आपको लगता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां दो हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा, और वो तीसरा संगठन पहले भी खड़ा नहीं होने देना चाह रही थी और आगे भी नहीं होने देना चाहेंगी जब तक इन दोनों की चलेगी। आपको याद है उमा भारती जी ने जब जनशक्ति बनाई थी तब भी यही स्थिति बनी थी। इससे पहले अर्जुन सिंह जी ने बनाई थी, या माधवराव सिंधिया जी ने बनाई थी, या वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने बनाई थी, तो कोई सक्सेस नहीं हो पाए। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टी के रूप में समाजवादी नहीं आ पाए, बसपा नहीं आ पाए और गोंडवाना भी नहीं आ पाए। तो इसलिए राजनीतिक पार्टी के रूप में जब भी कोई दल खड़ा होने की कोशिश करेगा, ये दोनों दल उसको खंडित करने की कोशिश करेंगे। इसको कहीं से मुझे नहीं लगता कि मेरे कथन में कहीं अतिशयोक्ति है। जहां तक समाज के प्रति समर्पण भाव से उसकी सेवा, उसके उत्थान के लिए काम करने वाला जब संगठन राजनीतिक सौदेबाजी करने लग जाता है, तब हमें ये बिल्कुल मानना चाहिए कि वो जो है उड़ान उड़ने से पहले ही गिरने की कोशिश कर रहा है। आप समाज के लिए काम करते, समाज के लोग आपको चुनते, निर्दलीय चुन करके आते। आप गुजरात के 3-4 लड़कों को देखिए, उन्होंने यही कोशिश की कि वो समाज के लिए करते करते समाज के लिए चुन करके आए। बाद में वो राजनीतिक पार्टियों के हिस्से बने, लेकिन समाज के लिए काम किया।
आंदोलन से निकले और खिंच गए। इस पे अलग बात करेंगे सर। एक बार मिथुन जी को इन कर लेता हूं। मिथुन जी, जो हमारा एक सवाल भी है और मेरी समझ से शायद इस मामले में आप ज्यादा समृद्ध हो बीजेपी की तुलना में, कि ट्राइबल लीडर बहुत हैं आपके पास, तो फिर क्यों इनका मुंह देखना भाई? बाहरी का आउटसोर्स सब कुछ थोड़ी कर दोगे, संगठन आउटसोर्स थोड़ी होता है। अपने लोगों को इतना मजबूत नहीं बना पाए आपके लिए वोट करें। देखिए प्रवीण जी, इससे मैं आदरपूर्वक असहमत हूं, क्योंकि 47 आदिवासी सीटों में से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है। तो हमारे नेता इस काबिल ये साथ हो गए थे ना आपके, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी भी साथ हो गई, जिससे पिछला इलेक्शन में हमने कवर किया था। वो ठीक बात है, लेकिन कहीं भी यदि आदिवासियों की आवाज उठती है तो उसको तो हम मजबूत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो बहुत अच्छे शब्द आए, भावनात्मक शोषण। यही कारण है कि शायद भावनात्मक रूप से आप दिल को छू लेने वाली बात कह देते हैं, और शारीरिक रूप से जब उन पर अत्याचार होता है तो मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में एक हो जाता है। आदिवासियों को जब आपका मौका आता है तो आप उन्हें सौदेबाज बता देते हैं। सौदेबाज शब्द का उपयोग किया गया, सिंधिया जी आपके साथ आ जाएं तो वो जनसमर्थन होता है। तो ऐसी चीजें जहां आदिवासी समाज को, ऐसे स्टेट जहां आदिवासी समाज के लोगों को कहीं गाड़ी के पीछे घसीट के मारा जा रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें 10 फीट गहरे गड्ढे में दबा रहे हैं, कहीं उनको जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं उनकी बहन बेटियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, वहां से कोई भी दल यदि आदिवासियों की आवाज को उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उसका हाथ थाम के उसको मजबूत करने का काम करेगी, बजाय कि हम उन्हें आतंकवादी बताएं जो भाजपा के नेता। एक बार गोविंद मालू जी का रुख करते हैं। गोविंद मालू जी, बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल कर रहा हूं। जो मेरी सूचना है सोर्सेस के मुताबिक वो ये है कि अलावा जी आपके साथ भी बार्गेनिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ से ऑफर दिया गया कि भाई उमंग सिंगार के खिलाफ लड़ जाओ चुनाव, और वो डर रहे हैं क्योंकि ये बात तो तय है कि उमंग सिंगार का जनाधार बढ़िया है वहां पे। ऐसा कुछ है क्या? प्रवीण जी, देखिए, राजनीति में इन सब चीजों के कयास लगाते रहे और लगाए जाते हैं। हम किसी को नहीं कहते कि तुम इसके खिलाफ लड़ो, जान लेके चलते हो, ये तो मानोगे आप, जान लेके तो चलते हो। हमें अपने काम पर भरोसा है, और हमारे आदिवासी नेता जब जनता के बीच में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच में जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हम किसी को तोड़फोड़ भी नहीं करते हैं, कोई कहाँ जा रहा है। और लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम भावनात्मक शोषण और हम ये नहीं करते, सौदेबाजी की शब्द का उपयोग किया, तो ये हीरालाल अलावा से क्या हुआ था, ये तो कम से कम बता दें। देखिए, ये खड़े करके उनमें एक वैमनस्यता पैदा कर, वर्ग संघर्ष करना, जाति संघर्ष करना, भाषा का संघर्ष करना, ये कांग्रेस का शुरू से एक अपने उसमें रहा है वो तरीका, कैसे राजनीति में कब्जा करना, कैसे सत्ता में आना। तो इसलिए संघर्ष पैदा करो। यहाँ जब इतने साल 50 साल कांग्रेस की सरकारें रही, क्या किया आदिवासी? आज भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप क्या, आप असफल थे तो आज भी वो अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, शर्मा साहब को इनका लेते हैं, तरीके से आपको भी उतनी पर्याप्त वक्त दिया जितना इनको दिया था मिथुन जी को। शर्मा साहब को इनका लेते हैं। आऊंगा बारे वक्त बहुत है सर, अभी तो बहुत वक्त है, कई सारे सवाल भी हैं, जवाब तो देना होगा, प्रोग्राम का नाम ही। शर्मा साहब, जो जिस बात की के साथ आपने, जिस नोट के साथ आपने अपनी बात खत्म की थी, उसी पर आगे जाता हूं, जो हमने जिक्र भी किया कि आंदोलन से उपजे नेता सुनीलम, आपका तो सुदीर्घ अनुभव मेरे ज्यादा है, सुनीलम ऐसे ही आए, एमएलए बन गए, फिर पता नहीं चला। ऐसे ही मुरली पाटीदार आए, इन्होंने लपक लिया, मालू जी की पार्टी ने, बन भी गए, फिर पता नहीं चला, तीसरे नंबर पर थे पिछली बार चुनाव में। तो अलावा उसी रास्ते जा रहे हैं क्या आपको लगता है? देखिए, राजनीति एक अलग विषय है, आंदोलन एक अलग विषय है। और जो लोग आंदोलन में से निकल करके आते हैं उन्हें राजनीति करना नहीं आती, और राजनीति के जो घाघ लोग हैं उसका जो है सदैव से उठाते आ रहे हैं। आप देखिए, मैं दो बातें आपको थोड़ा सा बैक ले जा रहा हूं। आजादी के आंदोलन को देखिए, सारे छात्र लगे थे, और लाभ किसने उठाया कहने की आवश्यकता नहीं है। जेपी आंदोलन को आप देखिए, पूरे के पूरे स्टूडेंट लगे थे, लाभ किसने उठाया आप देख लीजिए। यदि हम असम गण परिषद का आंदोलन देखते हैं तो वो भी एक जो है, ये कह सकते हैं कि हॉस्टल से और मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचे थे, लेकिन फिर बाद में नाम कहां है उनका, कहीं नहीं है। तो जो छात्र आंदोलन करते हैं, अन्ना आंदोलन भूल गए, अन्ना वाला मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो दो जगह सरकार में है, इसलिए अभी हम उनको फेल नहीं बता रहे, उनके अभी उनकी हड्डियां चढ़ रही है। जिस मूल से उठे थे वो तो नहीं हो पाया। हाँ, वो नहीं हो पाया, वो सब चीजें छोड़ दी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आंदोलन से उठ करके आ रहे हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के चलेंगे, तब उनको राजनेता बनना पड़ेगा। उनको समाज सुधारक और राजनेता के अंतर को जिस दिन समझ में आ जाएगा, जैस भी आगे उठेगा, बाकी और लोग भी जो हैं वो आगे उठेंगे। ठीक है सर, रुकूंगा आपको। मिथुन जी को इन कर लेते हैं एक बार। मिथुन जी, ये जैसे मैंने उनसे कहा कि सोर्सेज के हिसाब से, तो सोर्सेज के हिसाब से एक ये भी है कि अलावा आपसे नाराज इसलिए कि जब गवर्नमेंट आ गई मंत्री नहीं बनाया, उस तरह से सम्मान नहीं दिया। अब उनको लग गया कि वो जो अब कांग्रेस के साथ दोबारा जुड़ना, माने जो दूध का जला हुआ होगा वो छाछ तो फूंक फूंक के पिएगा ना साहब।
देखिए, मुझे लगता है अलावा जी को जब ये फैसला लेना होगा, और केवल अलावा जी क्यों, उनकी पार्टी में आपने एक नाम दिया, 3 नाम और हैं, 5 गुटों में बटी हुई पार्टी उनकी, जन समर्थन के आधार पर क्या फैसला लेती है, फैसला तो उन्हीं को लेना है। और जहां तक आदिवासियों को मजबूत करने की बात है, अगर वो आदिवासियों के सच्चे हितैषी हैं तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि आज जयस कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि भाजपा को वो अकेले रोक पाए, तो मुझे लगता है जो पार्टी मजबूत है उनको उसका साथ देना चाहिए, ऐसा आग्रह हमारी पार्टी का रहेगा। यदि वो उसके बाद भी लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जनता के बीच जाएं, जनता से समर्थन प्राप्त कर दें। लेकिन अभी वर्ग संघर्ष की बात हमारे साथी गोविंद मालू जी ने कही, तो जो पार्टी जो ब्राह्मण बनियों की बात करती है, इनके प्रदेश प्रभारी बोल देते हैं, रामेश्वर शर्मा सिंधी समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए टिप्पणी कर देते हैं। अभी बिसाऊ लाल जी ने क्या बोला मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं, वो वर्ग संघर्ष की बात करें तो समझ में आता है। हाँ, आदिवासी समाज को लेकर के अलग से इनकी संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर कहती हैं कि आदिवासियों का हम विकास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, तो आदिवासी के लिए तो जल जमीन उसका ईश्वर रहता है। तो अगर आप इस मानसिकता के साथ जाएंगे कुछ मालू जी कैसे फिर आप उनका विकास ठीक है, मालू जी को इन करते हैं। मालू जी, मेरी जिज्ञासा भी है कि मैं अभी, और शर्मा साहब इत्तेफाक रखेंगे, बीते कुछ महीने पहले, मतलब हो सकता है 1 साल मान लें हम उसे, बहुत तेज एक लहर उठी थी आपकी तरफ से, तो टंट्या मामा, तो पूजा पाठ टंट्या मामा की शुरू हुई, फिर कमलापति, फिर ऐसे, फिर शंकर शारगनाथ साहब आपके केंद्रीय मंत्री भी आए उसमें, फिर अभी थोड़ी ठंडी सी पड़ रही है, तो क्या ऐसे सेटल डाउन हो गया कि अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो आप लोग कि नहीं अब ट्राइबल साथ आ गया तो रोक दो अभी मुहिम को? ये कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं कि कोई एक ही काम करेंगे। हमने संस्कृति के संरक्षण, उनके जो महापुरुष हैं उनकी सम्मान, उनकी इतिहास और उनकी जानकारी, उसके साथ कनेक्ट रहे आदिवासी। ये जो समाज तोड़ने की बात थी आदिवासी समाज को, क्योंकि उनके जो महापुरुष हैं उनको भुला दिया गया कांग्रेस ने, कभी उनकी याद नहीं की, क्योंकि उससे संस्कृति कनेक्ट होती, उनसे उनमें एकता का भाव पैदा होता। आदिवासी समरस समझते समाज को, आदिवासी को अलग थलग करके रखा कि आदिवासी का अलग वर्ग है, दलित एक अलग वर्ग है। हम समाज में समरसता का काम कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी जो क्रांतिकारी जो लोग हुए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, बैक टू बैक करेंगे सर, तो लगेगा ना एक ही समाज के लिए बैक टू बैक करेंगे। उनकी थाती को ये आदिवासी समाज गौरव के साथ उसका डंका बजे, गौरव उन पर पैदा हो, शर्मा साहब को इन कभी हीन भावना से ग्रसित ना हो। मोटी मोटी बात आपकी आ गई, शर्मा साहब को इन कर लेता हूं। शर्मा साहब, यही सवाल जो मैंने एक बार और अभी बीच में से इस बहस के दौरान पूछा था, उस पर डिटेलिंग आप बेहतर कर पाएंगे क्योंकि आपने दोनों पार्टियों के नेताओं को देखा। इनके पास किलो से है, मतलब किलोग्राम अगर हम रख के तोलें तो इनके पास भी बहुत सारे ट्राइबल नेता और इनके पास भी बहुत सारे ट्राइबल नेता। तो वही सवाल है कि क्या वजह है कि ये उतना जनाधार नहीं बना पाते। इलाका विशेष की हम बात करें, महाकौशल में अगर आप देखो तो दोनों पार्टियों के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो गारंटर नहीं बनता कि इलेक्शन में साहब ये इतनी सीटें मैं जिता के ले आऊंगा, मैं अपने समाज के लोगों को ला दूंगा। क्या वजह लगती है आपको? जब आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा था तब उसी समय मैंने एक स्लोगन लिख लिया था कि जो नेता सत्ता में चला गया, समझ लीजिए जड़ से जो है वो ऊपर उठ गया है। तो जो आदिवासी लोग हैं वो नेता बन करके मंत्री बन गए, और तो उनका रहन सहन अलग हो गया, उनका कल्चर अलग हो गया। वो उस आदिवासी कल्चर के साथ अपने आप को कुछ सुपर बनाने की, यानी क्रीमी लेयर बन गए हैं वो, इसलिए उनका जड़ के साथ जुड़ाव नहीं रहा है, इसलिए ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और कोई भी नया लड़का आता है, नया बालक आता है, वो अपना एक वातावरण बना करके, एक माहौल बना करके, एक प्रकार का नारा दे करके वो फिर से समाज में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो ये मुझे लगता है कि नेता बनने के बाद जो है समाज से दूर होकर के, समाज के लिए वो सब आउटपुट नहीं दे पाने के कारण वो दूर हो गए हैं। जो भी बने आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, बहुत कहने की वो नहीं है। मैं फिर एक बात कहूंगा प्रवीण जी, ये आज समझने की चीज ये है कि आदिवासी क्षेत्र में कौन किस भावना से काम कर रहा है, इसका अर्थ होने वाला है। अब जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो आपने तो और ज्यादा देखे होंगे, मैं तो कब से देख रहा हूं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इलाका विशेष में करती है, जयस थोड़ा इलाका विशेष में करता है। एक बार मिथुन जी को इन कर लेता हूं, फिर अगर वक्त रहा तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। मिथुन जी, जो बात शर्मा जी कह रहे थे, कल जो कमलनाथ जी की जबलपुर के पास पाटन में या पनागर में कहाँ रैली हुई, तो एक जो वजह है कि जबलपुर और उसके आसपास का बेल्ट, मतलब उसे देख के बड़ा आप लोगों को लगता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि साहब डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, उमरिया, अनूपपुर, ये सब जो जिले हैं जहां ट्राइबल ज्यादा है, तो वहां पे इन दिनों मतलब चारा डाल रहे हैं आप लोग कि भाई वहां से अच्छा
वो परफॉर्मेंस हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश जिसमें 1.5 करोड़ आदिवासी लोगों की जनसंख्या है, और कमलनाथ जी क्योंकि पूरे प्रदेश के नेता हैं तो जगह जगह उनके दौरे तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आदिवासी इलाकों में विशेष काम करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद भी डिंडोरी और अनूपपुर जैसे जिले जो हैं वो WHO की रिपोर्ट के अनुसार सूडान जैसे साउथ अफ्रीका के इलाकों से भी पिछड़े हैं। सब जानते हैं इनका पोषण आहार कौन लोग खा जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसने हमेशा आदिवासी विरोधी काम किया, आदिवासी दिवस की छुट्टी इन्होंने कैंसिल कर दी, पोषण आहार का हमने बताया ही, आदिवासी समाज के हमने जो 1-1 लाख रुपए के कर्जे माफ किए थे वो इन्होंने योजना खत्म कर दी, इनका जो सब प्लान है उसका पैसा खा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इन इलाकों में विशेष रूप से काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर इन लोगों को दिए गए आरक्षण, इन लोगों के लिए गए विशेष प्रावधानों के खिलाफ जरूर बयान आते रहते हैं, इनसे छीन लेना चाहिए काम उसको लेके। मालू साहब जवाब दे दीजिए, अब इस सवाल को दोहराव लगेगा, इसलिए सुन के आप ही दे दीजिए। हमारे 17 साल की बात करके और आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश करते, लेकिन अब वो शिक्षित हो गए। ये अपने 50 साल की बात क्यों नहीं करते? सूडान जैसी स्थिति हो गई तो ये हमने आगे बिगाड़ दी। ये जो भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं, ये इनको शिक्षित भी नहीं करना चाहते थे, उनके स्वास्थ्य की सेवाओं को भी उत्तम नहीं करना चाहते थे, उन्नत नहीं करना चाहते थे। ये कहते हैं हमारे पास ट्राइबल लीडर, आप आश्वस्त हो, अलावा जी को आप आश्वस्त हो कि ट्राइबल बहुत खुश है आपसे? केवल मैं तो आपको उदाहरण बताता हूँ झाबुआ का, किस तरह से वेस्टा पटेल नाम के एक आदिवासी के रूप में खड़ा करके गुंडागिर्दी की गई, पूरे झाबुआ जानता है। किस तरह से तीर मारे गए आदिवासी, भोले भाले आदिवासियों को, किस तरह उनके झोंपड़े जलाए गए, उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए, कौन नहीं जानता है? ये पूरे रिकॉर्ड में दर्ज है। 93 में मलू जी, जिस व्यक्ति ने आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गड़ाया वो भाजपा का नेता है, जिसने ट्रक के पीछे बांध के घसीटा वो भाजपा का नेता है, जिसने जिंदा जला दिया वो भाजपा का नेता है। और आपकी सरकार है, आपके शासन में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में। धर्मांतरण करने का यदि किसी ने काम किया है, आदिवासी का धर्म क्या होता है ये बता दीजिए। का काम किसी ने किया है, बहुत विस्तार चली जाएगी चर्चा। शर्मा जी करता हूँ, मालू साहब रोक दूंगा, मालू साहब रोकता हूँ मैं शर्मा जी को इन कर लेता हूँ। पर्याप्त वक्त जो है वो तमाम जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं उनको बराबर मिल जाए, कम से कम वो अगर गैर राजनीतिक हैं तो वो उपेक्षा का शिकार नहीं होने चाहिए भाई पॉलिटिकल लोगों के सामने। शर्मा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे महाकौशल हमने कहा भी भाई कांग्रेस ने जो फोकस कर रखा है वो उन्हीं इलाकों में कर रखा है जो ट्राइबल के डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हैं, और अभी भी संघ से लेके आपने संघ को भी करीब से देखा, उनकी फंक्शनिंग को देखा, बीजेपी को भी देख रहे हैं कि संघ की भी फंक्शनिंग और चिंता और बीजेपी की भी फंक्शनिंग और चिंता इसी बात को लेकर कि भाई ट्राइबल कैसे खींचे जाएं। शर्मा साहब, राजनीतिक पार्टियां जाति, समुदाय, वर्ग और क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने सम्मेलन करती रहती हैं। बीजेपी निरंतर करती है, कांग्रेस में ये एक नई परंपरा चली है और ये ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से इसको हम गलत नहीं मान सकते क्योंकि कांग्रेस को भी अपनी सीटें बढ़ाने का अधिकार है। मैं केवल एक बात जरूर अपनी तरफ से कहना चाहता हूं जो प्रश्न से इतर हो सकती है, और वो ये है कि आपको भी याद है, मुझे भी याद है, सुंदरलाल पटवारी की सरकार के समय पातालकोट का एक किस्सा आया था और उसमें बैल खा गए थे आदिवासी और उस पर बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन जब आपने और हमने उसको कवर किया स्टोरी को, तो ये मालूम चला कि पातालकोट को पातालकोट से निकाल करके सामान्य स्थान पर 3 बार बसाया जा चुका है और उनको इतना पैसा उसके ऊपर खर्च किया जा सका कांग्रेस की सरकार में। हाँ, उनको 3 बार बसाया जा चुका और इतना पैसा खर्च हो गया था कि उनको 1.5-2 करोड़ रुपया पर हेड आने वाला था। ये किया किसने? क्योंकि वो छिंदवाड़ा क्षेत्र का मामला था और उसके अंदर सक्सेना जी के ऊपर और कमलनाथ जी पर सीधा आरोप लगा था। तो ये विकास कौन कितना करता, कौन कितना नहीं करता, ये सारी चीजें वहां से शुरू होती हैं और आज यहां तक आ जाती हैं जब हम एक बांध को देखते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये समझने वाली चीज है। को एक बार इन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही शर्मा साहब ने, उसी का हम एक बहुत संक्षेप में चाहेंगे आपसे जवाब मालू जी के ये योजनाएं कि अगर आप एसी के कमरे में बैठ के या बल्लभ भवन में बैठ के बनाएंगे, ट्राइबल से नहीं पूछ पा रहे हैं क्या जो कनेक्शन टूट कहां रहा है ट्राइबल के साथ? गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर टूट रहा है तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कनेक्ट किया है। वनोपज पर पहली बार समर्थन मूल्य की बात हमारी सरकार ने की। पहले कितनी इतनी सरकारें रही, कभी वनोपज के बारे में बात हुई क्या? या महुआ से ताड़ी बनाने के लिए उसको लाइसेंस देने की बात किसने की? वो हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने छात्रावास बनाए, शिक्षा के लिए वजीफे दिए, उनकी बालिकाओं के लिए साइकिल, लैपटॉप
ये सब सुविधाएं देकर उनको एक जीवन स्तर में सुधारा, उनका ठीक है। भौतिक क्लोजिंग स्तर रिमार्क ऊपर मिथुन जी, किया बहुत ताकि जीवन स्तर साक्षर इन बने लोगों ने सुधारा। और क्लोजिंग ले समझे। लेते हैं, बिल्कुल और कांग्रेस हाथ ने- से फिसल गया कांग्रेस ने सर क्या वक्त। किया? धर्मांतरण मिथुन जी क्लोजिंग। धर्मांतरण के आदिवासी होने समाज के बाद के नक्सलवाद लिए से हमारे आदिवासियों हो के गया। लिए अकेले किसी नक्सल पार्टी और ने योजना धर्मांतरण बनाई है दो काम तो वे कांग्रेस ने किया, केवल आदिवासियों कांग्रेस के। पार्टी। मालू जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो सबकी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। लैपटॉप साइकिल आप सबको देते हैं। SC/ST एक्ट हमने बनाया, आरक्षण हमने दिया, ठीक है। इसके लिए स्कॉलरशिप की, हॉस्टल की व्यवस्था हमने की। एक कोई योजना आप बता माफ कीजिए, दीजिएगा वक्त- कि वक्त भाजपा ने इतनी ही केवल चर्चा की आदिवासी जाती समाज था। के माफ लिए कीजिए, की हो, तीनों मेहमानों को आदिवासी यहीं समाज को सुनना रोकूंगा। चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे लाखों करोड़ों दर्शक हैं हमारे और उनमें ट्राइबल भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्टूडियो से जितनी बातें निकल रही हैं वो भी सुन रहे होंगे, और अगर दावे आपके बहुत पुख्ता नहीं होंगे तो उसे मजाक की तरह लेके हंस भी रहे होंगे। चुनाव बहुत नजदीक है, तो लिहाजा कोई भी क्लेम करने से पहले ये जरूर सोच लें कि कहीं वो अतिरंजना से भरा हुआ तो नहीं है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए IND 24।